पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट हमारा कैसे है, बाई कैमरल है, दो हाउसेस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी जाते हैं, जो भी मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं लोकसभा में, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कौन इलेक्ट करता है, हम लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल ऑफ इंडिया। इसमें पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बनते हैं लॉज, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और यूटीज को, एंड ये एक रिवाइजिंग चेंबर है। अब जानते हैं जो पार्लियामेंट है उसके फंक्शंस क्या हैं। तो पहला तो ये है कि लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाता है, किस पे लॉज बनाता है, जो भी मैटर्स जो मेंशन्ड है ना यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पे। देन मनी बिल्स, अब सिर्फ लोकसभा जो है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकती है मनी बिल को, ठीक है, राज्यसभा के पास इस पे एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता। देन कमिटीज, बहुत सारी कमिटीज बनती हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो आपको याद रखना है, एंड और भी अदर कमिटीज हैं, बट आपको इतना आ नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया जो है वो फॉलो करता है, हमने देखा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो इसको हम बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ यूके, ठीक है, यूके का वेस्टमिंस्टर मॉडल है, उस पे हम बेस्ड हैं। ये सिस्टम जो है वो डिजाइन किया गया था किस लिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम चूज करते हैं एंड देन वो हमारे बिहाफ पे गवर्न करते हैं पूरे नेशन को। ओके, अब यहाँ पे आप देख लो, ये पुराना पार्लियामेंट है और ये आपकी नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा। देन आर्टिकल 79 जो आपको याद रखना है, इसमें इसके अंडर में ही पार्लियामेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसमें हमें क्या मिले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके पार्ट होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर एग्जाम में आया कि इनमें से सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ऐसा नहीं करना कि प्रेसिडेंट को इग्नोर कर दिया, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा तीनों इसके पार्ट हैं, ठीक है, एंड आर्टिकल 79 के अंडर में आता है। देन आर्टिकल 80 में क्या दिया गया, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में आपको ये याद रखना है कि ये एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, मतलब इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है जैसी नई सरकार आती है, पर राज्यसभा नहीं होती, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड मेंबर्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटीज, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो रिप्रेजेंट होते हैं फील्ड में, जैसे लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज, साइंस, इन सब में जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। देन लोकसभा का कॉम्पोजिशन किसमें मेंशन्ड है, आर्टिकल 81 में, ठीक है, पहले राज्यसभा देन लोकसभा। लोकसभा में क्या है, मेंबर्स हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब जो भी एडल्ट 18 ईयर्स अबव है वो उसको राइट टू वोट है। ओके, टोटल मेंबर्स जो है यहाँ पे वो एक्सीड नहीं कर सकते 552। करंटली हमारे पास कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, 545, ठीक है। देन हम आते हैं 82 आर्टिकल पे, रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो सेंसस होता रहता है, इस बार का सेंसस नहीं आया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट्स का लोकसभा में वो रीएडजस्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन जैसे जैसे चेंज होगी उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो सीटें हैं वो चेंज होती रहेंगी। तो जो लास्ट रीएडजस्टमेंट था वो कब किया गया था, 1971 में, एंड उसके बाद फ्रीज कर दिया गया था इसे, कब तक, टिल 2026 तक। ओके, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस किसमें मेंशन्ड है, 83 आर्टिकल में। लोकसभा अभी हमने देखा था 5 इयर्स तक, ठीक है, एंड राज्यसभा परमानेंट बॉडी है जहाँ पे 1/3 मेंबर्स जो होते हैं रिटायर होते हैं एवरी 2 इयर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आर्टिकल 85 में क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को बिफोर इट्स 5 इयर्स इज ओवर, प्रेसिडेंट के पास ये राइट दिया है, या फिर डिसॉल्व कर सकते हैं जब भी टर्म एंड हो जाता है। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं करी जा सकती। आर्टिकल 88 में क्या है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें ये बताया गया है कि जो एमपीज है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या करते हैं, इनके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्लियामेंट में कुछ इम्यूनिटी भी दी गई है लीगल प्रोसीडिंग से, अगर उन्होंने कुछ कह दिया, कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो यहाँ पे ये मेंशन है आर्टिकल 88 में। ओके, देन हम आते हैं लोकसभा के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 81 में अभी हमने देखा कि कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा मेंशन्ड है। लोकसभा जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स है प्रेजेंटली। मेंबर्स इलेक्ट होते हैं किससे, डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है। और ये कैसे होता है, इनकी सीटें कैसे तय होती है, ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से, ठीक है, ज्योग्राफिकल इनका एरिया कैसा है उस हिसाब से। आर्टिकल 93 ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर जो है वो हेड है लोकसभा का, ठीक है। स्पीकर का जो रोल है वो प्रिसाइड करना है मीटिंग्स एंड मेंटेन ऑर्डर। अब मुझे आप बताइए, अभी हमारे लोकसभा में
कौन प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, यू हैव टू टेल मी द नेम, ओके। देन डेप्यूटी स्पीकर का क्या काम होता है? डेप्यूटी का मतलब क्या हो गया, इनके एब्सेंस में ये काम करते हैं, ठीक है, ये असिस्ट करते हैं स्पीकर को, एंड जब भी एब्सेंस है उनकी तो वहां पे टेक ओवर करते हैं। आर्टिकल 100 में वोटिंग दिया गया, वोटिंग इन लोकसभा। अब मेंबर्स जो हैं लोकसभा के, ये वोट करते हैं किस पे? बिल्स पे, रेजोल्यूशंस पे, जो बाद में जाके लॉज बनते हैं, ओके। स्पीकर जो है उसके पास कास्टिंग वोट का राइट होता है अगर टाई हो जाता है, अगर दो अलग अलग पार्टीज के बीच में टाई हो जाएगा तो उस टाइम पे कास्टिंग वोट की मदद से स्पीकर जो है उस टाई को ब्रेक करते हैं। देन आर्टिकल 105, इसमें क्या है? पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ लोकसभा, ठीक है, अभी जो आपको मैंने बताया था, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो होती है। देन राज्यसभा, आर्टिकल 80 में मेंशन्ड है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में 245 मेंबर्स प्रेजेंटली हैं, ये इलेक्ट होती है फॉर 6 ईयर टर्म्स के लिए। मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? स्टेट्स एंड यूटीज को। आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन दिया गया है कि राज्यसभा की मेंबरशिप आपको कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए आपको 30 साल का होना है मिनिमम, अगर आपको मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना है। एडिशनली सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपका होना जरूरी है, एंड कोई आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रहे हो, कहीं आप कोई और पोजीशन होल्ड ना कर रहे हो, ठीक है। आर्टिकल 86 में क्या है? पावर टू प्रोरोग और एडजर्न, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास पावर है कि वो प्रोरोग करे, मतलब सेशन को खत्म कर सकता है या एडजर्न कर सकता है, किसको? राज्यसभा को, ठीक है। जैसे ही अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कर दिया जाए, रेकमेंड कर रहे हैं, वैसे ही वो कर रहे हैं। आर्टिकल 93 में क्या है? ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ही है जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। तो आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रेजेंटली कौन है हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देन डेप्यूटी चेयरमैन का क्या काम होता है? ये इलेक्ट होते हैं बाय राज्यसभा मेंबर्स। देन आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्हें हमें एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं। आर्टिकल 52 में मेंशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा, ये सेरेमोनियल हेड होते हैं स्टेट के, सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका रेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली, अभी आपको बताया था, एक इलेक्टोरल कॉलेज के को क्रिएट करके, एमपीज एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स जो कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। और ये सारी पावर्स जो प्रेसिडेंट एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, वो एडवाइस पे कर पा रहे हैं। किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है, मतलब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, ठीक है। देन आर्टिकल 74 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जो कि हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए, ओके। देन हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं प्रेजेंटली, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं ये, ओके, एंड लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में। प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ओके। काउंसिल में कौन कौन होता है? कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कलेक्टिवली ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। पावर्स एंड फंक्शंस इसके देखें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग की पावर है उनके पास, ठीक है, लॉ फॉर्मुलेट करने की पावर है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की पावर है। देन आर्टिकल 75 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनके अंडर में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 77 में बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में जो भी चीजें चल रही है वो मेंशन किस में? आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड है, ओके। देन हम जानते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है पार्लियामेंट में। सो अब इसमें आता है आर्टिकल 107, ओके, बिल्स एंड लॉज इसमें मेंशन्ड है। पार्लियामेंट के पास पावर है क्योंकि लॉज बनाने की पूरे कंट्री के लिए, तो बिल जो है वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से, ठीक है, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, अग्री हो जाते हैं प्रेसिडेंट, वैसे ही वो बन जाता है एक लॉ, ओके। आर्टिकल 108 में क्या मेंशन्ड है? जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब डिसएग्रीमेंट होता है लोकसभा एंड राज्यसभा में, मतलब बिल पे एक फाइनल कंक्लूजन पे कोई नहीं पहुंच पाता, तो उस टाइम पे जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है ताकि ये जो डेडलॉक है ना इसको रिजॉल्व किया जा सके।
देन आर्टिकल 110 में मनी बिल्स मेंशन्ड है। अब मनी बिल क्या होता है? मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। इसमें राज्यसभा का कोई भी पावर नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा चाहे तो उसे डिले कर सकता है लेकिन सिर्फ 14 डेज तक, लेकिन अमेंड नहीं कर सकता। मतलब मनी बिल अगर पास हो, अगर मनी बिल आया है तो वो पास होकर ही जाएगा। ओके, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो कौन कौन सी आर्टिकल 105 में मेंशन्ड है, ठीक है। क्या? पावर्स ऑफ कमिटीज। अब पावर्स में हम देखेंगे क्या है कि पार्लियामेंट जो है उसने असाइन किया है वेरियस कमिटीज को कि एग्जामिन करे इश्यूज को, कोई भी इशू है, ठीक है, रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू सम जस्टिस, रिलेटेड टू सम फाइनेंस, उसमें कोई भी इश्यूज है उसको एग्जामिन करने के लिए कमिटीज बनी है। जैसे आप ध्यान देंगे तो फिनेंस कमिटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है, पैक भी बोलते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज। आर्टिकल 118 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेंशन्ड है, मतलब कि दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के वो फ्रेम कर सकते हैं खुद के रूल्स ऑफ प्रोसीजर ताकि वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकें, ठीक है, ठीक है। ओके, अब की आर्टिकल्स जानते हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। अभी ध्यान देते हैं आर्टिकल 79 में क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट। 80 में क्या था? राज्यसभा का कॉम्पोजिशन। 81 में लोकसभा का कॉम्पोजिशन। 83 में ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 85 में डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। 86 में पावर टू प्रोरोग और adjourn। 105 में पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज। 107 में बिल्स एंड लॉ मेकिंग। 110 मनी बिल का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। एंड 118 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ओके, देन हम आते हैं हमारी जो जुडिशियल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन जानते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बाकी सारे जजेस जिसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, अब जुरिस्डिक्शन इनके क्या क्या है? एक आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो केसेस सुन सकता है जो कि डायरेक्ट रिलेटेड हैं स्टेट्स में, दो स्टेट्स के बीच में या यूनियन एंड स्टेट के बीच में, ठीक है, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। एपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुन सकता है अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। ओके, एडवाइजरी का मतलब है कि ये एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, कोई भी लीगल मैटर है उसके ऊपर। ओके, देन रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और इंश्योर करता है उसकी सुप्रीमेसी को। आर्टिकल 124 में इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में, जब हम आजाद हो चुके थे, और अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमने देखा और बाकी सारे जजेस। ओके, नंबर ऑफ जजेस जो है वो डिसाइड होते हैं पार्लियामेंट से। ओके, एंड मिनिमम नंबर जो है एट वन चीफ जस्टिस एंड अदर एटलीस्ट 8 अदर जजेस वो होते हैं। करेंटली 34 जजेस अराउंड है, ठीक है। ये नंबर चेंज होता रहता है। आपको बताना है, अभी मैं एक बता देती हूँ कि जो हमारे अभी रिसेंट जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो थे जस्टिस चंद्रचूड़, राइट। अब उनके बाद जो आए हैं वो कौन है, ठीक है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कौन बने हैं ये आपको बताना है। ओके, यहाँ आंसर ऑलरेडी है ही, ये हमारे चंद्रचूड़ जी हैं और ये है आपका आंसर। अब आप इनका फेस देखकर ही अगर आंसर बता सकते हैं तो बताइए, मैं बता देती हूँ फिलहाल। हिज नेम इज संजीव खन्ना। ओके, ये अभी बने हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब रिट्स जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब रिट्स क्या होती है? रिट्स जो है ना वो लीगल ऑर्डर्स है। लीगल ऑर्डर्स का मतलब है कौन इशू कर रहा है? हायर कोर्ट जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो रिट इशू करता है डायरेक्ट करने के लिए लोअर कोर्ट को, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें परफॉर्म करने के लिए बोलता है, कोई स्पेसिफिक एक्ट बेसिकली करने के लिए बोलता है, ठीक है, जब भी जरूरत पड़े। ओके, पावर टू इशू रिट्स ये किसके अंडर में है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, आर्टिकल 32 के अंडर में, एंड हाई कोर्ट्स भी कर सकता है आर्टिकल 226 के अंडर में। टाइप्स ऑफ रिट्स अगर देखें तो 5 है। पहला है हबीस कॉर्पस, इसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी। ओके, सेकंड इज मैंडमस, मतलब वी कमांड। प्रोहिबिशन मतलब वी फॉरबिड, एंड सर्श्योररी मतलब टू बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड, एंड को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। आपको इनके नाम ही वैसे काफी होंगे, इनका मतलब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है फ्रॉम CUET पर्सपेक्टिव।
ओके, आपको याद रखना है कि कितने रिट्स हैं, 5 है, उनके नाम आ सकते हैं, इनमें से कौन से रिट नहीं है, इस तरीके का एमसीक्यू बन सकता है। ओके, एंड आर्टिकल बन सकता है कि कौन इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। ओके, अब हबीस कॉर्पस को शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट टू पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अगर इलीगली अगर किसी को जेल कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करता है ये हबीस कॉर्पस वाला रिट। ओके, देन मैंडमिस मतलब कि टू कमांड पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करते हैं, जैसे लोअर कोर्ट है उसको कि वो परफॉर्म करे कुछ ड्यूटी को, ठीक है, जो उसे करनी चाहिए थी, भूल गया, ऐसे मतलब डंडा खड़काना पड़ता है। देन प्रोहिबिशन का मतलब है कि स्टॉप करता है ये रिट लोअर कोर्ट को या कोई लोअर अथॉरिटी को एक्टिंग आउटसाइड इट्स ज्यूरिसडिक्शन या अपनी पावर के बियॉन्ड जाके वो कोई एक्शन ले लिया है। ओके, देन सर्श्योररी मतलब टू क्वैश, क्वैश मतलब एनल करना किसी डिसीजन को या किसी ऑर्डर को जो लोअर कोर्ट ने ले लिया है या ट्राइब्यूनल ने लिया है या किसी अथॉरिटी ने लिया है, अगर वो इलीगली एक्ट करती है, इम्प्रॉपरली या बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन गया है तो। ओके, देन को वारंटो क्वेश्चन करना किसी भी अथॉरिटी के, ठीक है, जो कि पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रही है, एंड डिटरमाइन करना कि वो लीगली क्वालिफाइड है उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए या नहीं। ओके, उसको बोलते हैं को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। देन हम आते हैं अब सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, सेम चीज है, हमने वहां पे स्टार्ट किया था सेंटर में, किससे, हमारे प्रेसिडेंट से। अब वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट एंड पावर्स जानते हैं। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। ओके, एंड acts as the head of the state in a similar way the president does at the national level। तो जैसे ही प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पे एक्ट करते हैं, उसी तरीके से गवर्नर स्टेट लेवल पे एक्ट करते हैं। फंक्शंस इनके क्या, इनके पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि अपॉइंट करना चीफ मिनिस्टर को, डिसॉल्व करना स्टेट लेजिस्लेचर को, और इंश्योर करना कि इंप्लीमेंट हो रहे हो सेंट्रल लॉज। ओके, देन स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें कि कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। अब जैसे हमने देखा सेंटर में लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन स्टेट में ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ में लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेंगी और सभी में वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। ओके, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जिन जिन स्टेट्स में है, और यूनिकैमरल मतलब जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, पावर्स क्या है इनकी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉज बना सके, किस कौन से सब्जेक्ट्स पे, जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है, कंकरेंट लिस्ट में है। ओके, गवर्नर का असेंट जरूरी है अगर कोई स्टेट बिल को लॉ बनाना है, जैसे प्रेसिडेंट को था ना वैसे। ओके, आर्टिकल 168 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड द स्टेट, सेम चीज है जैसे हमने पार्लियामेंट की थी, उसी तरीके से स्टेट की करते जाइए। 169 में क्या है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कि ऑल्टर कर सके स्ट्रक्चर एंड स्टेट लेजिस्लेचर को। 170 में क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को आप विधानसभा भी बोलते हैं, इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मैक्सिमम 500 एंड मिनिमम 60 मेंबर्स। 171 में कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंशन्ड है, मतलब विधान परिषद जिसे बोलते हैं, अपर हाउस। ओके, देन 172 में ड्यूरेशन मेंशन्ड है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो कि होता है 5 साल का। और सिमिलरली जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था, वैसे ही गवर्नर जो है आर्टिकल 174 के अंडर में समन प्रोरोग कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। ओके, 175 में मेंशन है एड्रेस बाय द गवर्नर। गवर्नर जो है वो अपना फर्स्ट सेशन एड्रेस करते हैं जैसे ही एक इलेक्शन पहला हो जाता है। ओके, एंड हर एक साल के बिगिनिंग में भी सेम ऐसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी करते हैं। देन आर्टिकल 177 में क्या मेंशन है, राइट टू अटेंड सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मिनिस्टर एंड लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो है उनके पास राइट है कि वो अटेंड कर सके लेजिस्लेटिव सेशंस को। गवर्नर जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, आर्टिकल 153 में ये मेंशन्ड है। ओके, स्टेट्स का यूनिकैमरल बाइकैमरल ये भी हमने देख लिया। हाई कोर्ट के बारे में जानते हैं। हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करता है स्टेट में, आर्टिकल 214 टू 226 में मेंशन्ड है। गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि कॉलिंग द लेजिस्लेचर आर्टिकल 174 एंड एड्रेस करना आर्टिकल 175। प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोज किया जा सकता है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर स्टेट में मशीनरी फेल हो रही है
तो उस टाइम पे गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। आर्टिकल 356 टू 365 में ये मेंशन्ड है। देन आते हैं हम सिमिलरली चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ। चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है? चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है? वो लीडर है लार्जेस्ट पार्टी के, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं, ये स्टेट में है एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये असिस्ट करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एंड गवर्नेंस में स्टेट लेवल पे। हाई कोर्ट्स क्या है? हर एक स्टेट का हाई कोर्ट है, ठीक है, कुछ स्टेट के पास कॉमन हाई कोर्ट है। ओके, इनके आप नाम बताएंगे कि कौन से स्टेट्स है जिनके कॉमन हाई कोर्ट है। ओके, ये ढूंढिए और बताइए। पावर्स क्या है? हाई कोर्ट जो है उनके पास ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है। आपको मैंने ज्यूरिसडिक्शन बताए हैं, तो उसमें से इनके पास सिर्फ ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है। ओके, किसमें? सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में, एंड ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। देन अब जानते हैं लोकल लेवल पे। अभी हमने जाना सेंटर, फिर हमारे स्टेट, अब हम जाएंगे लोकल गवर्नेंस पे, पंचायती राज सिस्टम पे, ठीक है। देखिए कितना सुंदर गांव है, गांव के अराउंड में ये पंचायत बैठी हुई है। ओके, बाय द वे आप लोगों ने पंचायत सीरीज देखी होगी तो आपको कुछ ना कुछ तो रिलेट हो जाएगा। ओके, अब स्ट्रक्चर इसका जानते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो कैसे, किस तरीके से लेवल्स में डिवाइडेड है। उसमें आते हैं ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है, देन पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो एक मेन आ गया आपका जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन आती है आपकी पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, एंड आती है गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत। ओके, ऐसा ये डिवाइडेड है। फंक्शन क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, इन सभी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया था, उसी ने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और इसी वजह से इनको मिल गया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। ओके, कमिटीज जो रिलेटेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में फॉर्म हुई थी। इन्होंने रेकमेंड किया था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, सेंट्रल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। देखो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सेंटर जो है वो बोल रही है एंड जो लोकल लेवल पे है वो फॉलो करना है, ठीक है, बिना ये समझे कि वो फॉलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल लोग ही समझ सकते हैं। ओके, और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जो सेंटर के अलावा, ठीक है, लोकल लेवल पे भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का चांस दिया जाए। तो ये सजेस्ट किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। देन आती है अशोक मेहता कमेटी 1977 की। इन्होंने प्रपोज किया था 2 टियर सिस्टम, मतलब कि जिला परिषद एंड पंचायत समिति को, एंड एम्फेसाइज किया था पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी पंचायत के इलेक्शंस में। देन वीएम डांडेकर कमेटी ने क्या किया था? 1980 में आई थी, और इन्होंने फोकस किया था फाइनेंशियल वायबिलिटी पे, ठीक है, पंचायत की, एंड रेकमेंड किया था डिसेंट्रलाइज्ड रिसोर्स जनरेशन, ठीक है, रिसोर्सेज भी यहाँ पे जनरेट हो। एलएम सिंघवी कमेटी आई थी 1986 में। इन्होंने क्या एडवोकेट किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले किसको? पंचायत को, ताकि ऑटोनॉमी इंश्योर हो सके, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर हो सके अक्रॉस स्टेट्स। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाइनली लाया गया 1992 में, जिसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया किसको? पंचायती राज को। ऐड हुआ पार्ट 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और क्या प्रोवाइड हुआ? 3 टियर सिस्टम जो अभी हमने पहले देखा, ठीक है, साथ साथ में रिजर्वेशन ऑफ वुमेन भी यहाँ मिला एंड ग्राम सभा भी फॉर्म हुए। ओके, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट हुआ किसको? अर्बन लोकल बॉडीज को। ये तो रूरल बॉडीज है, ठीक है, पंचायती राज जो है। अब यहाँ पे अर्बन जो बॉडीज है उनको ग्रांट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जिसपे एम्फेसाइज किया गया म्युनिसिपल अथॉरिटी, ठीक है, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होंगी। और इसमें क्या प्रोविजंस डाले गए? मेयर के लिए, ठीक है, एंड रिजर्वेशन भी दिए गए अकॉर्डिंगली। देन सरकारिया कमीशन 1988 का जो है वो क्या रिकमेंड करता है कि स्ट्रॉन्गर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और एनहांस करना फिस्कल डिवोल्यूशन टू लोकल बॉडीज, मतलब कि फंड्स देना लोकल बॉडीज को ताकि वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। देन नेशनल कमीशन आया टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीआर डब्ल्यूसी 2000, ठीक है। इन्होंने क्या सजेस्ट किया? ग्रेटर एम्पावरमेंट किसको? लोकल गवर्नमेंट को दी जाए, और पावर का डिवोल्यूशन हो ताकि बेटर लोकल गवर्नेंस हो सके। देन 12th फाइनेंस कमीशन अगर जाने 2005 में आया था, इसने रिकमेंड किया था परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, मतलब अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उस हिसाब से उनको ग्रांट इशू किया जाए, ठीक है। देन 13th फाइनेंस कमीशन 2009 में उन्होंने क्या बताया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे फोकस किया जाए, ठीक है,
डायरेक्ट ट्रांसफर्स एंड एनहांस किया जाए फिस्कल ऑटोनॉमी, उनके हाथ में बेसिकली लोकल जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में पैसा दिया जाए ताकि वो उसे खर्च कर सके सही जगह। 14th फाइनेंस कमीशन 2015 का क्या बोलता है, उन्होंने इंक्रीज कर दिया डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, किसको, लोकल गवर्नमेंट्स को, रेकमेंड किया डायरेक्ट ट्रांसफर्स फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। 15 फाइनेंस कमीशन 2019 का उन्होंने क्या किया, एनहांस कर दिया अगेन फाइनेंशियल ग्रांट्स को दोनों रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में, एंड फोकस किया एफिशिएंसी इन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। ओके, म्युनिसिपैलिटीज एंड अर्बन गवर्नेंस, टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज अगर देखें तो 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस लार्ज सिटीज के लिए, बड़े सिटीज में देखने को मिलेंगी, देन म्युनिसिपल काउंसिल्स छोटे टाउन्स के लिए, एंड नगर पंचायत ट्रांजिशनल अर्बन एरियाज, मतलब कि पूरी तरीके से अर्बन नहीं हुए लेकिन अर्बन बन रहे हैं, उनके लिए नगर पंचायत होती है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत ये लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अब देख लो एक तरीके का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पीएमसी जिसे बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ऐसे ही करके ये लाया गया। ओके, देन इलेक्शन एंड पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली में। पावर्स क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, मॉनिटर करता है इलेक्शन प्रोसेसेस को, एंड इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके का अनफेयर मींस ना यूज हो। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में क्या है, अब अगर हम जाने, अभी बहुत फेमसली आप सभी को पता ही होंगी, बट पार्टीज जो है वो डिवाइड होती है कुछ टाइप्स में। ठीक है, जैसे नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज एंड मल्टी पार्टी सिस्टम अगर हम देखें तो नेशनल पार्टीज में क्या है, ये अपने परफॉर्मेंस के बेस पे रिकॉग्नाइज की गई हैं जनरल इलेक्शंस में, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। ठीक है, देन स्टेट पार्टीज अगर देखें तो ये रीजनल लेवल पे जो है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को देखने को मिलेगा। देन मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है इंडिया के पास मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारी पार्टी जो है वो compete करती हैं पावर के लिए। तो ऐसा कोई दो ही नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज आपको मेंशन की हुई दिखेंगी, आप जानते भी होंगे, ये आम आदमी पार्टी है, ठीक है, ये एनपीपी है, कांग्रेस, बीजेपी। ओके, लाइकवाइज आप जिस भी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करते हैं आप कीजिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैटर यहीं पे हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन पे। ओके, आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन हमने देख लिया ऑलरेडी, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की है। ठीक है, अगर आपको एमपी बनना है तो आपको पहले क्या होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। अगर आप लोकसभा में जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 ईयर्स ओल्ड होना पड़ेगा, एंड अगर राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो कम से कम 30 ईयर्स। ठीक है, और आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे गवर्नमेंट में। आर्टिकल 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन मेंशन्ड है। ये डील करता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमने देखा था ना कि ये डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को ताकि पीरियोडिक जनरल इलेक्शंस हो सके। ओके, आर्टिकल 173 में क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर मेंशन्ड है। अब यहाँ पे भी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम ही है। देखो 25 इयर्स जो है वो विधान सभा, ओके, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड एटलीस्ट 30 इयर्स आप होने चाहिए फॉर विधान परिषद, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये जिस स्टेट में है उसी स्टेट के लिए है ये। ओके, एंड कोई आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं यहाँ पे होल्ड करने चाहिए। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, बेसिकली गवर्नमेंट से ही अटैच हो। ठीक है, उसके अलावा आप कोई और काम नहीं कर रहे। जैसे कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको अलाउड नहीं होता कि वो कोई प्राइवेट कुछ ड्यूटी वगैरह कर सके। ओके, आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया है। ठीक है, अब इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अगर आपको खड़े होना है तो आपको एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आप, और कम से कम आप 35 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, और क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी इलेक्टेड टू लोकसभा, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। ये आपको एलिजिबिलिटी एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जनरल एलिजिबिलिटी क्या है इलेक्शंस की, एज अभी हमने देखा, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 84 में मेंशन है 25 इयर्स लोकसभा, आर्टिकल 84 में मेंशन है 30 इयर्स राज्यसभा, 25 इयर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 173, आर्टिकल 173 में ही 30 इयर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। ओके, एंड डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन किस केस में होगा, अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 में मेंशन्ड है। देन इंडियन फेडरलिज्म, अभी मैंने आपको बताया इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, किस किस में, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अगर देखें तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल
जो गवर्नमेंट है उसको हम यूनियन गवर्नमेंट ही बोलते हैं, ये मैनेज करती है नेशनल अफेयर्स जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो रीजनल मैटर्स जैसे एजुकेशन, पुलिस एंड हेल्थ जो स्टेट में है उसको यहाँ पे हैंडल करती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद देखेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ठीक है, पावर्स डिफाइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, दोनों की, यूनियन एंड स्टेट की। सुप्रीम लॉ है, ओके, यहाँ पे दोनों लेवल्स को फॉलो करना है। थ्री लिस्ट अगर हम देखें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में अभी हमने देखा जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारी चीजें हैं। स्टेट लिस्ट में पुलिस, हेल्थ, कंकरेंट में क्या है, कंकरेंट में एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ, ये मेंशन्ड है। ओके, रेसिड्यूरी पावर का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है कुछ मैटर्स का जो कि मेंशन नहीं है किसी भी लिस्ट में, उसको बोलते हैं हम रेसिड्यूरी पावर्स। ओके, बची कुची पावर जो है, अगर कोई नया इशू अगर आता है तो उस वक्त यूनियन के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है उसे कैसे हैंडल करना है। ओके, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है अगर यूनियन और स्टेट में किसी भी मैटर के ऊपर, ठीक है, जो कि मेंशन है किसमें, कंकरेंट लिस्ट में, तो वहां पे किसका लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन लॉ। ऐसा क्यों, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं लॉज, है ना। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पूरी की पूरी फ्रीडम है, वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इनको न्यूट्रल रेफरी भी कहा जाता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, तो ये बायस्ड नहीं होते हैं। देन स्ट्रॉन्ग यूनियन है अपने पास। ओके, अब एग्जाम्पल अगर देखें तो एजुकेशन जो है वो मैटर किस में मेंशन है, कंकरेंट लिस्ट में है, तो इसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंफ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में तो उस वक्त यूनियन के पास पावर है कि वो जैसे चाहे वैसे लॉ फ्रेम कर सकते हैं। ओके, अब मिसलेनियस टॉपिक्स में हम देख लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजन फटाफट। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन है, प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी कब, कौन से समय में, अगर कोई वॉर छिड़ जाती है, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन आ जाता है या कोई आर्म रेबिलियन हो जाती है। ओके, ये इसके अंडर में क्या होता है, अगर ये इमरजेंसी लग गई ना तो कोई फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, सारे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ओके, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है स्टेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है, मैनेज नहीं कर पा रही है उस वक्त। फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है, ये डिक्लेयर की जा सकती है अगर कंट्री फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। अब जुडिशरी में अगर हम देखें तो हमने जुडिशियल रिव्यू ऑलरेडी देख लिया, अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक रह गया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जिसे बोल सकते हैं, ये एक प्रोसेस है जो कि अलाउ करती है पब्लिक को कि जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकते हैं कोई भी मैटर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में जो है, ठीक है। अब आप एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री अगर आपको लगता है कि कोई मैटर है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है, उसके लिए आप इंटरवीन कर सकते हो, ठीक है, तो एक आप पीआईएल फाइल कर सकते हो। देन जानते हैं एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स को, ठीक है, लोकपाल जैसे है, ये एक एंटी करप्शन बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, डीएमएस डीएम्स हैं, इस जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अगर ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी करप्शन वगैरह करते हैं तो उसके अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेट करती है। ओके, देन आते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी एंड सीबीआई। ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टिगेट करने में करप्शन के केसेस को। ओके, अभी रिसेंट रिफॉर्म्स जान लेते हैं और कुछ इश्यूज, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट फॉर रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपने सुना होगा, ठीक है, इसके अंडर में लाया था, किसके, 103rd अमेंडमेंट के अंडर में। 104th अमेंडमेंट में क्या था, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू एससीज एंड एसटीज, ठीक है, एससी एसटी की सीट्स जो थी लिमिटेड थी बट कंटिन्यू किया गया 104th अमेंडमेंट में। ओके, देन चैलेंजेस क्या है इंडियन पॉलिटी में, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, जो रिफॉर्म्स की नीड है ताकि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा बने, ट्रांसपेरेंट बने, एफिशिएंट बने, करप्शन फ्री बने, इसके लिए हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे इंडियन पॉलिटी में। आज भी आप देखो करप्शन क्या पूरी तरीके से खत्म है, नहीं है, आज भी हो रहा है, हर पॉइंट पे हो रहा है। ओके, सोशल जस्टिस इंश्योर करना, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सेक्शंस। देखो अब जस्टिस हर किसी को नहीं मिलता, हम देखते हैं हमारे आसपास न्यूज में अगर रीड करो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, ठीक है, कि सभी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो इंश्योर करना, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मिल जाए, इंश्योर करना, ये एक चैलेंज होता है इंडियन पॉलिटी में। ओके, स्पेशली अगर बात करें बैकवर्ड क्लासेस की, वेमेन की एंड माइनॉरिटीज की।
अब जुडिशियल रिफॉर्म्स में देखो तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, रिफॉर्म्स करी जाती है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, जैसे इंक्लूजन ऑफ रोल ऑफ कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम मतलब कि कुछ जजेस का ग्रुप बनाया जाता है एंड वो मिलके अपॉइंट करते हैं जजेस को, ठीक है, उसको बोलते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, बट ऐसी आप ऐसे एक नॉलेज के लिए आप इसको याद रखिए। देन स्पीडियर जस्टिस मेजर है ये कैसा, रिड्यूस करने के लिए डिले इन द जुडिशियल सिस्टम, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके, वरना क्या होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है? अब इंडियन पॉलिटी का फ्यूचर है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग, फोकस करना किस पे, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में, किसके थ्रू, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी रहे। ओके, टेक्नोलॉजी को हम साइड लाइन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आपने देखा होगा कि अब आप कोर्ट की हियरिंग देख सकते हैं, ठीक है, विजुअली देख सकते हैं, ऑन यूट्यूब बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यूथ इन्वॉल्वमेंट, रोल ऑफ यूथ बहुत ज़रूरी है इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को शेप करने के लिए, ठीक है, इसलिए एज अ यूथ डिसाइड करना चाहिए आगे एक टाइम बाद कि पॉलिटिकली इंटरवीन करे, सिर्फ बैठे बैठे बात नहीं होती है, किसी को आगे आना पड़ेगा। ओके, चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इक्वालिटी प्रोवाइड करता है बिफोर द लॉ? आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 15 या डी आर्टिकल 16? सो यू नो दैट आंसर इज बी आर्टिकल 14। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, उसका आइडिया कौन से कंट्री से बोरो किया गया है? ए यूएसए, बी यूके, सी साउथ अफ्रीका या फिर डी कनाडा? इट इज सी साउथ अफ्रीका, ये याद रखिए। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए राजेंद्र प्रसाद, बी बी आर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल? दिस आंसर बी आर अंबेडकर। Which schedule of Indian Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha? A. First schedule, B. Third schedule, C. Fourth schedule या फिर D. Seventh schedule? ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एलोकेशन ऑफ सीट से डील करता है? सो इट इज फोर्थ शेड्यूल। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए पार्ट 4, बी पार्ट 9, सी पार्ट 10 या फिर डी पार्ट 11? सो इट इज पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पंचायती राज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन? ठीक है, राइट टू एजुकेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था? ए 42nd अमेंडमेंट, बी 44th अमेंडमेंट, सी 86th अमेंडमेंट या फिर डी 93rd अमेंडमेंट? सो इट इज 86th अमेंडमेंट। ओके, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The union list under the 7th schedule of the Indian Constitution contains how many subjects? ठीक है, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? A 61, B 97, C 66 या फिर D 52? So it is B 97. Which part of Indian Constitution deals with the fundamental duties? Okay, ये हमने देखा था, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A या फिर पार्ट 6? तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस में देखा था? पार्ट 4A में। What is the maximum strength of लोक सभा एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, ये आपको पता है इसका आंसर। A 530, B 540, C 550 या फिर D 552? सो इट इज 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर बोलें। ओके, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द पंचायती राज सिस्टम अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा अमेंडमेंट था वो? A 42nd अमेंडमेंट, B 73rd अमेंडमेंट, C 74th या फिर D 86th? सो द आंसर इज 73rd अमेंडमेंट। आप मुझे बताइए 74th अमेंडमेंट में क्या फॉर्म हुआ? ठीक है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ पंचायत एज प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? A 4 years, B 5 years, C 6 years या फिर D 3 years? ठीक है, तो टेन्योर क्या होता है पंचायत का? 5 years. अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर म्युनिसिपैलिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड? ठीक है,
A आर्टिकल 243H, B आर्टिकल 243Q, C आर्टिकल 244A या फिर D आर्टिकल 246? So it is 243Q. Who is responsible for the conduct of elections to the पंचायती राज institutions? ठीक है, पंचायती राज institution में कौन responsible elections के? A इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, B गवर्नर, C स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर D डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? सो इट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको पॉलिटी समझ आई होगी. पॉलिटी बेसिकली एक नोट्स के फॉर्म में है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत हो जाता है जब भी हम लॉज की बात करते हैं. तो अगर आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो इसमें इतने टफ क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है जैसे आपको बताया गया है. आप अगर मिनिमम इतना फॉलो करते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. ओके, सी यू इन नेक्स्ट सेशन. नमस्ते.